नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से निजी जमीन सरकारी अर्थात शासकीय हो जाती है और कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि जमीन सरकारी ना हो और यदि सरकारी हो भी गई है तो वापस अपने नाम पर दर्ज हो सके। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है सही और सटीक जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, 3 प्रकार से निजी भूमि शासन के नाम पर दर्ज हो सकती है, जिसमें से पहला प्रकार होता है कि त्रुटिपूर्ण तरीके से निजी भूमि शासन के नाम पर दर्ज हो जाए, और दूसरे 2 तरीके और होते हैं जिसमें शासन निजी भूमि को सरकारी घोषित कर देती है, तब वह भूमि शासन के नाम पर दर्ज हो जाती है। तो तीनों तरीकों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और क्या उपाय किया जाए कि शासन के नाम पर भूमि दर्ज ना हो, और यदि हो भी गई है तो उसको किस प्रकार से पुनः अपने नाम पर दर्ज करवाया जा सके। पहला तरीका जो होता है उसमें यह होता है कि जैसे किसी के नाम पर कोई 2 खसरा नंबर है और उन दोनों खसरा नंबर का एक ही क्षेत्रफल है, जैसे खसरा क्रमांक 512 एवं 513, क्षेत्रफल 0.15 हेक्टेयर। तो ऐसी स्थिति में पहले सर्वे नंबर के आगे उसका क्षेत्रफल लिखा होगा और दूसरे सर्वे नंबर के आगे उसका क्षेत्रफल ना लिखते हुए शामिल नंबर लिखा जाता है। लेकिन होता यह है कि उसको शामिल नंबर न लिखते हुए डॉट अर्थात शाह न लिख दिया जाता है, जिसका अर्थ कभी कभी शामिल नंबर ना लगाते हुए शासकीय नंबर मान लिया जाता है और भविष्य में उसे शासकीय नंबर दर्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार की त्रुटि होने पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय राजस्व के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकार की त्रुटि का सुधार करवाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की त्रुटि ना हो, इसके लिए हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी शामिल नंबर को शॉर्टकट में शाह डॉट न दर्ज न करवाते हुए उसको शामिल नंबर के रूप में दर्ज करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में उस नंबर के 2 अनुमान नहीं लगाए जा सके। तो यह था पहला तरीका जिससे निजी भूमि भी शासकीय भूमि के रूप में दर्ज हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से निजी भूमि शासकीय घोषित हो जाती है और बाद में उसे राजस्व अभिलेखों में भी सरकारी अर्थात शासकीय दर्ज कर दिया जाता है। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 की ओर। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 में आया है कि खाते का परित्याग। धारा 176 की उपधारा 1 में लिखा है कि यदि कोई भूमि स्वामी जो अपने खाते पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को जिसमें कि वह सामान्यतः निवास करता है छोड़ दिया हो, तो तहसीलदार ऐसी जांच के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे उस खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा ले सकेगा और एक बार में 1 कृषि वर्ष की कालावधि के लिए भूमि स्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस पर खेती की व्यवस्था कर सकेगा। अर्थात हम अपनी भाषा में इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि किसी भूमि स्वामी के द्वारा अपनी भूमि पर खेती नहीं की जाती है या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी वह खेती नहीं करता है और अपने राजस्व का भुगतान भी नहीं करता है तथा उसने उस गांव को भी छोड़ दिया है जिसमें सामान्यतः वह निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा उस भूमि को
या उस खाते की भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाएगा और उसको पट्टे पर दे दिया जाएगा तथा पट्टे पर देने के बाद में खेती की व्यवस्था भी तहसीलदार के अधीन देख रेख में की जाएगी। अब देखिए, यदि तहसीलदार के द्वारा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर प्रदान कर दिया गया तो उस भूमि को वापस प्राप्त करने की विधि में क्या प्रक्रिया है? तो इसके लिए हम देखेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 की उपधारा 2, जहां भूमि स्वामी या भूमि के लिए विधि पूर्वक हकदार कोई अन्य व्यक्ति उस तारीख के जिसको कि तहसीलदार ने उस भूमि का कब्जा लिया हो, आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि के लिए दावा करता है, वहाँ वह भूमि शोधियों का यदि कोई हो भुगतान कर दिया जाने पर तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि तहसीलदार ठीक समझे उसे वापस दिला दी जाएगी। अर्थात इस धारा में दी गई समयावधि के भीतर कोई व्यक्ति वापस से भूमि को प्राप्त करने के लिए बकाया शोधियों अर्थात लगान, टैक्स आदि का भुगतान कर देता है तो तहसीलदार उस भूमि को वापस उसी व्यक्ति को दिला देगा जिसकी वह भूमि पहले थी। अब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 की उपधारा 3 कहती है कि जहां उपधारा 2 के अधीन अर्थात जैसा पहले बताया उसके अधीन कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि कोई दावा किया जाता है और वह नामंजूर कर दिया जाता है, किसके द्वारा? तहसीलदार के द्वारा, तो तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे कि वह ठीक समझे उस खाते को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश करेगा और वह खाता ऐसी तारीख से जो कि उस आदेश में उस निमित्त निर्दिष्ट की जाए राज्य सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगी, अर्थात वह भूमि शासकीय दर्ज हो जाएगी। अब प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि जिस भूमि स्वामी की भूमि को शासकीय घोषित किया है यदि उसकी ओर कोई बकाया है तो उसके संबंध में क्या होगा? तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 176 की उपधारा 4 कहती है कि जहां कोई खाता उपधारा 3 के अधीन परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है वहां राजस्व की उस बकाया के संबंध में जो कि उस खाते के बाबत उस भूमि स्वामी के से शोध्य हो उस भूमि स्वामी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा, अर्थात उस भूमि स्वामी से किसी प्रकार की राजस्व की बकाया वसूली नहीं की जा सकेगी। तो देखिए, यह दूसरा तरीका था जिसके माध्यम से निजी भूमि सरकारी हो सकती है। तो इसके लिए हमें यह सावधानी रखना है कि हमें अपनी निजी भूमि पर लगातार कृषि कार्य करते रहना है तथा उसके लगान आदि की अदायगी भी हमें समय समय पर करते रहना है तथा यदि हमारे विरुद्ध किसी प्रकार की चूक के कारण कार्यवाही होती है तो हमें समय पर संभलना है और दावा आपत्ति करना है। अब हम जान लेते हैं कि तीसरा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से निजी भूमि शासकीय हो सकती है अर्थात शासन के नाम पर दर्ज हो सकती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं तीसरा तरीका। तो इसके लिए हम जानेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 177। देखिए, धारा 177 में खातों का निपटारा के संबंध में प्रावधान है। तो धारा 177 की उपधारा 1 में लिखा है, यदि कोई ऐसा भूमि स्वामी जिसकी भूमि पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो या जो भूमि को निवास के प्रयोजन के लिए धारण करता है, किन्हीं ज्ञात वारिसों के बिना मर जाए तो तहसीलदार उसकी भूमि का कब्जा ले लेगा और उसे एक बार में 1 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा, अर्थात किसी भूमि स्वामी को
कोई भूमि धारा 59 के तहत कृषि कार्य करने हेतु प्रदान की गई है या आवास के लिए प्रदान की गई है और यदि ऐसे भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय उसके कोई ज्ञात वारिस नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस भूमि को एक बार में 1 वर्ष की कालावधि के लिए तहसीलदार किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर प्रदान कर सकेगा। आइए अब जान लेते हैं कि धारा 177 की उपधारा 2 क्या कहती है। यदि तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर कोई दावेदार उस खाते को उसे वापस दिलाए जाने के लिए आवेदन करता है तो तहसीलदार ऐसी जांच के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे ऐसे दावेदार को उस भूमि का कब्जा दिलवा सकेगा या उसका दावा नामंजूर कर सकेगा। अर्थात यदि तहसीलदार के समक्ष कोई व्यक्ति उस भूमि को क्लेम करता है और उस तहसीलदार के समक्ष कोई दावा करता है तो तहसीलदार को यह अधिकार रहेगा कि तहसीलदार उस व्यक्ति का दावा मंजूर कर उस भूमि का कब्जा उसको वापस दिला दे या उस व्यक्ति का जिसने कि दावा किया है उसका दावा नामंजूर भी तहसीलदार कर सकता है। अब जान लेते हैं कि धारा 177 की उपधारा 3 क्या कहती है। तो उपधारा 3 कहती है कि धारा 2 के अधीन पारित तहसीलदार का आदेश अपील या पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा। अर्थात तहसीलदार ने यदि किसी का दावा नामंजूर कर दिया गया है तो उसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगी, किंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कि दावा उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, तहसीलदार का आदेश संसूचित किया जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपना हक स्थापित करने के लिए सिविल वाद फाइल कर सकेगा। इसका अर्थ यह होता है कि यदि तहसीलदार ने कोई दावा आपत्ति नामंजूर कर दी गई है तो वह व्यक्ति अपील और पुनरीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन सिविल कोर्ट में अपना हक स्थापित करने के लिए सिविल वाद फाइल कर सकता है, लेकिन उसकी मियाद जो रहेगी वह उस आदेश की जानकारी से 1 वर्ष के भीतर रहेगी। और ऐसा वाद फाइल कर दिया जाने की दशा में तहसीलदार उपधारा 1 में उपबंधित किए गए अनुसार भूमि को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक कि उस वाद का विनिश्चय न हो जाए। देखिए, धारा 177 की उपधारा 4 जो कहती है इसे बहुत ही गंभीरता से समझना है, क्योंकि यह धारा महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से आप अपनी भूमि को सरकारी होने से बचा सकते हैं। धारा 177 की उपधारा 4 यह कहती है कि यदि तहसीलदार द्वारा उस भूमि का कब्जा लिया जाने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर कोई दावेदार सामने नहीं आता है या यदि वह दावेदार जिसका कि दावा उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया गया है। अब नामंजूर किसने किया है? तहसीलदार महोदय के द्वारा उपधारा 2 के तहत उस व्यक्ति का दावा नामंजूर कर दिया गया हो। उपधारा 3 में उपबंधित किए गए अनुसार 1 वर्ष के भीतर वाद फाइल नहीं करता है तो तहसीलदार मृत भूमि स्वामी के उस खाते में के अधिकार को नीलामी द्वारा बेच सकेगा, अर्थात वह भूमि सरकारी हो सकेगी। धारा 177 की उपधारा 5 यह कहती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसा दावेदार जो उस भूमि में जिसके की संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है अपना हक स्थापित कर देता है, अर्थात उसे भूमि स्वामी मान लिया जाता है। उपधारा 1 के अधीन देय लगान तथा उपधारा 4 के अधीन उगाहे गए विक्रय आगमों का ही हकदार होगा और उनमें से
उस खाते पर भू राजस्व के मध्यशोध्य समस्त राशियां तथा प्रबंध और के व्यय काट लिए जाएंगे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपना दावा सिद्ध कर देता है या वह अपना हक साबित कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे उस भूमि पर शासन के द्वारा किए गए खर्चों की अदायगी करनी पड़ेगी तथा उस पर यदि कोई भू राजस्व बकाया है तो उसकी भी अदायगी उस व्यक्ति के द्वारा करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो से हमने यह सीखा कि किस प्रकार से निजी भूमि सरकारी हो सकती है या सरकारी होने से उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है, या यदि वह सरकारी हो चुकी है तो उसे वापस से निजी नाम पर किस प्रकार से दर्ज करवाया जा सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।